सबसे पहले तो मैं माफी चाहता हूँ, पिछली बार जो दिक्कत आई उनकी वजह से मेरी बात भी आप तक ठीक नहीं पहुंची और आप सवाल भी तक ठीक से नहीं पूछे। तो ऐसे में जो सवाल हुए थे उन के बारे संक्षेप में जो मुझे आया गया, वे सारे सवाल संस्कृत विमर्श के व्यापक परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे सांस्कृतिक परिवर्तन हुआ तो उसके लिए जरूरी है कि आर्थिक परिवर्तन भी हो, तभी परिवर्तन संभव होंगे। या ये कि संस्कृति का राज्य क्या संबंध होगा, या फिर कि संस्कृति का सामान्य जन क्या रिश्ता होगा, उनके जीवन उसका क्या प्रभाव पड़ता वगैरह, जो संक्षेप मुझे बताया गया। लेकिन मैं अर्ज करूं कि मैंने जो अपनी बात रखी थी वह बहुत मुख्तसर है। एक बात कहना चाह रही थी और वो ये कि जैसा जीवन हम जी रहे हैं उसमें निश्चित ही अर्थव्यवस्था और राजनीति प्राथमिकता है और संस्कृति को एक तरह से अनुगामी माना जाता है। और मैं ये कहना चाह रहा था कि संस्कृत की ही व्याप्ति है जो अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होते हैं, जो राजनीति है, वो सब अंततः सारतः संस्कृत में सविष्ट हो जाते हैं। इसके लिए जो बात कही थी 2-3 सूत्रों में, उसको मैं दोहरा दूं। मैंने संस्कृत की प्राथमिकता को चिन्हित करने के लिए कहा था कि हम 3 रास्ते आने जा रहे हैं। एक तो ये कि वर्तमान व्यवस्था स्थिति कोरोना, उस कोरोना की स्थिति में जो जो समस्याएं उजागर की जा रही हैं, जो जो समस्याएं चिन्हित की जा रही हैं, वो सब महत्वपूर्ण है। लेकिन जो सांस्कृतिक समस्या पैदा हो रही है वही मूल समस्या है, क्योंकि आदमी की प्रकृति बदल जाएगी, आदमी की आदत बदल जाएंगी, सोच बदल जाएगी, वो स्थायी रूप से रहेगी, बाकी समस्याएं तो हल हो। इसी तरह दूसरा उदाहरण मैंने पर्यावरण से लिया कि पर्यावरण में भी समस्या है वो ये है, कहा जा रहा है कि कार्बन का उत्सर्जन कम कर दिया है, पेड़ लगा लिया है वगैरह वगैरह, यानी जो भी परिवर्तन है वो कुछ रासायनिक, वनस्पति, कुछ आर्थिक परिवर्तन कर दिए जाए। लेकिन मेरा कहना है कि मूल कारण तो सांस्कृतिक है, क्योंकि मनुष्य अगर सोच नहीं बदलती तो निश्चित रूप से पर्यावरण की समस्या हल होने वाली नहीं। जैसे अमेरिका अगर तैयार नहीं है कि वह अपना जीवन स्तर कम करे और सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन वही हुआ है, तो अब 1000 तरीके अपना लीजिए। इसी तरह से मैंने दूसरी बात कही थी कि दुनिया को बदलने के जो बहुत सारे बड़े उपाय किए गए हैं, उपाय है क्रांति। और हमने रूस क्रांति का उदाहरण दिया कि रूस क्रांति ने वास्तव में दुनिया में इतिहास का सब बड़ा परिवर्तन किया और उस परिवर्तन ने राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था बदली। अब उस परिवर्तन से नए समाज लग रहा था कि रचना हो रही, लेकिन जब उस व्यवस्था का गठन हुआ तब कोई अधिकार नहीं हुआ। मैंने ये कहा था कि जब शाही व्यवस्था बनी थी तब भी बहुत विरोध हुआ, लेकिन इस बार भी नहीं, और लोगों ने स्वीकार कर लिया परिवर्तन। इसका मतलब
कि जिस नए समाज में नए व्यक्ति की रचना की बात कही थी वह नहीं हो पाया, यानी सोवियत यूनियन में सांस्कृतिक परिवर्तन नहीं हो पाया। ये सारी उदाहरण देकर मैं कहना चाह रहा, जैसे चीन में क्रांति हुई, बहुत बड़े परिवर्तन किए गए, लेकिन उस चीन में थोड़े दिन बाद माओत्सुंग को सांस्कृतिक क्रांति करने की जरूरत महसूस। मैं उसके विस्तार में गया कि सांस्कृतिक क्रांति थी, नहीं थी, सही था, गलत था, ये करना पड़ा। तो मैं इन दो तरीकों से ये बताने की कोशिश कर रहा था कि संस्कृति प्राथमिकता को, उसके महत्व को, उसकी गुणवत्ता को न समझने के कारण दुनिया वैसे नहीं बदल पा रही है जो चाहते हैं सदिच्छा रखने वाले लोग। तीसरा उदाहरण मैं उस दिन नहीं दे पाया, आज संक्षेप बता दूं। तीसरा उदाहरण होमोसेपियंस के इतिहास का है। सारे इतिहास में आप देख लीजिए, जब मनुष्य क्षय होता गया तो जो भी परिवर्तन हो रहे हैं तो मुख्यतः सांस्कृतिक परिवर्तन ही रहे। बानर से नर जाने की प्रक्रिया के बाद मनुष्य सामाजिक प्राणी होना, सांस्कृतिक प्राणी होना, बाद में राजनीतिक और आर्थिक प्राणी भी होना, लेकिन संस्कृति प्राथमिकता है। मैं कुल ये कहना चाह रहा था कि अगर ये बात प्रेषित हो जाए तो फिर हम इसकी बात कर पाएंगे कि वास्तव में सांस्कृतिक परिवर्तन की ये प्राथमिकता जो है वो हो के कार्यान्वित कैसे हो। और ये एक बड़ा विस्तार की बात थी, और निश्चित रूप से मेरे पास इसके लिए थीसिस है, मेरे पास की सुविचार कार्यक्रम नहीं है ये किया जाए तो हो जाएगा, लेकिन सांस्कृतिक गतिविधियां दुनिया में हो रही हैं उनका एक विश्लेषण हमें दे सकता। तो ऐसी स्थिति में आज संक्षेप में बहुत कठिनाइयां आ रही हैं, जिससे बातें नहीं हो पाई हैं। मैं बहुत संक्षेप में ये बात रख के अपनी बात खत्म करूं कि मैं कहना चाहता हूं कि आप माने न माने, आपके जो विवाद हो, जो जो दुनिया में हो रहा है हो, मैं उनमें से न नहीं रहा हूं किसी चीज। जो प्रश्न आए गए हैं उनके कुछ उत्तर मेरे पास थोड़े बहुत ढूंढे जा सकते हैं, लेकिन जो संस्कृत की अर्थवत्ता है, महत्ता है, उसके बारे में जो सोचता रहूं उसको बल मिला है जब से मैंने फिशर वाली वो किताब पढ़ी, जिसमें हाउ टू रीड मार्क्स किताब है, शायद मुझे अगर नाम याद रहा है ठीक से, तो उसमें पहला ही चैप्टर है टोटल मैन। और उस टोटल मैन में अगर आप देखें तो यही मैसेज है कि आदमी के लिए कहा जाता है कि वह इकोनॉमिक में है, पॉलिटिकल में है, लेकिन मार्क्स ने जहां की बात शुरू की और जो सारभूत बात है कि वो टोटल मैन की बात है, और टोटल मैन में निर्णायक बात निश्चित रूप से आदमी के सांस्कृतिक परिवर्तन की है। मुझे याद आ रहा है कि जब प्रोफेसर रणधीर सिंह ने अपनी बड़ी महत्वपूर्ण किताब जो बहुत पढ़ी गई है, क्राइसिस ऑफ सोशल, उसमें इस बात को ने बाकायदा मार्क्स को उद्धृत करते हुए चिन्हित किया कि अर्थव्यवस्था प्राथमिक है, निर्णायक, लेकिन वही कुल नहीं है। उसकी समझदारी उसमें परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए जो भी परिवर्तन किए जाएंगे वो इसलिए कि मनुष्य जो वास्तव में करना चाहते हैं वो कर पाए, और वास्तव में क्या करना चाहता है। अगर उस क्षेत्र को, जिसे यूटोपियाई भी सकते हैं, जैसा संसार वो रचना चाहता है,
तो मैं ये कह रहा हूं कि प्रोफेसर रणधीर सिंह ने मार्क्स को उद्धृत करते हुए बाकायदा स्पष्ट किया है कि जो जो उन्होंने कहा है, जिन बातों ने मार्क्स को पूरी तरह से संलग्न कर लिया, जो उनकी स्थापनाएं हैं, वो बेहद जरूरी हैं, प्राथमिक हैं, लेकिन वो कुल नहीं है। वह भी मनुष्य को उसी फ्रीडम की ओर ले जाना चाहती हैं, जिस फ्रीडम के बाद मनुष्य जो रचेगा, जो हो जाएगा, वो संस्कृति का क्षेत्र है। तो इस संस्कृति की इसी प्राथमिकता की बात मैं आपसे कर रहा हूं, और जितने विमर्श के अन्य मुद्दे हैं सब बेहद जरूरी हैं, लेकिन इस वक्त मैं केवल एक बात कर रहा हूं। भले ही आप प्राथमिकता को ना स्वीकारें, मैं जो कह रहा हूं वो ये है कि संस्कृति की अर्थवत्ता को समझे बगैर हम जो राजनीति और अर्थव्यवस्था के परिवर्तन से करना चाहेंगे भी, वह पूरा नहीं हो पाएगा। यह हो सकता है कि विवादास्पद बात हो। मैं अपने थोड़े से अनुभव आपके सामने रख देता हूं, उसके बाद आपके जो प्रश्न होंगे, अगर मुझे उत्तर आएगा तो दूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस सोच पर मैं बहुत जमाने से पहुंचा हुआ हूं, लेकिन मेरे अंदर न वो आत्मविश्वास था, न मेरा वो अध्ययन था कि मैं इस बात को बाकायदा कह सकूं, लेकिन करता मैं यही रहा। 80 के दशक में जब यहाँ संस्कृति में काफी उथल पुथल थी, तो हम लोगों ने लमही में प्रेमचंद के गांव में सांस्कृतिक एक आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की। राष्ट्रीय जनवादी सांस्कृतिक मोर्चा बनाया हमने, और कुछ वर्षों तक लगातार काम करते रहे। भंगिमा नाम की पत्रिका निकाली वगैरह, नुक्कड़ नाटक किए। लेकिन मैं विश्लेषण करूंगा, वो प्रयास पूरी तरह सफल नहीं हुआ, लेकिन मेरा मन लगता था उसमें, मैं वही करता था, और मुझे लगता था कि उसी से कुछ हो सकता है। बहरहाल हमारी अपनी ही गलतियों से वह प्रयास असफल हुआ। 20वीं शताब्दी के अंतिम दिनों में हम लोगों ने फिर एक प्रयास किया, इलाहाबाद से ही शुरू किया। एक और सांस्कृतिक आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की गई, वो भी असफल हुआ। उन दोनों असफलताओं का सार संकलन हमने यही निकाला कि जब भी सांस्कृतिक आंदोलन राजनीति नियंत्रित होता है, या कोई सांस्कृतिक आंदोलन किसी राजनीति का अनुकरण करता हुआ उसी राजनीति को चरितार्थ करने के लिए होता है, तो वह लोक तक ठीक से नहीं पहुंच पाता। वह वास्तव में जो सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन चाहता है, वो नहीं कर पाता। फिर क्या किया जाए? तो अब तो मैं वही कह पाऊंगा जो मैं सोच पा रहा हूं और कर पा रहा हूं। अब संक्षेप में मैं उन बातों को आपसे कहना चाहता हूं जो अब मैं जरूरी समझ रहा हूं और अपनी भरसक करने की कोशिश कर रहा हूं। और मैं किसी स्थापना के लिए नहीं बोलता, मैं किसी विमर्श को स्थापित करने के लिए नहीं मैं बोलता। मैं अपने अनुभव जैसे क्लास में करता था भी करता हूं, शेयर करता हूं, जिसे जो स्वीकार्य भी हो सकता है, अस्वीकार्य भी हो सकता है, उसकी आलोचना भी हो सकती है, लेकिन उसी में मुझे सुख मिलता है। वही काम मैं आज भी करने जा रहा हूं। अब मैं ये समझ रहा हूं कि सांस्कृतिक आंदोलन किसी व्यापक पैमाने पर हो पाना कठिन हो गया है। इसलिए मैं जो सोचता हूं उसे मैंने नाम देने की कोशिश की है कल्चरल फेडरलिज्म, यानी एक तरह के
सांस्कृतिक संघीयता, यानी जितने भी तरह के सांस्कृतिक संगठन हैं जो जन पक्षधर हैं, वो सब मिलके कोई एक आंदोलन न खड़ा करें, न कर पाएंगे। लेकिन जो कुछ भी वो कर रहे हैं उसमें एक साझेदारी और एक बिरादराना पैदा हो। क्योंकि मैं अपने अनुभव से जहां तक समझ पाया हूं वह यही कि संस्कृति का जो हाईएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर बनता है वो मानव संस्कृति बनती है, और जो लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर बनता है वह एक सामुदायिक, क्षेत्रीय या स्थानीय संस्कृति बनती है। ये जो राष्ट्रीय संस्कृति की बात और एशियाई संस्कृति वगैरह की बातें जो हैं, ये मुझे लगता है कि किसी राजनीति की सेवा के लिए ही ये काम किया जाता है और एक जबरदस्ती की जा सकती है। इसीलिए संस्कृत की जगह संस्कृतियां शब्द ज्यादा आवश्यक होता है। और इसके अलावा जो दिक्कतें पैदा होती हैं, जो तरह तरह के अकादमिक प्रपंच शुरू हुए हैं दुनिया में, उसमें संस्कृत की जो तरह तरह की व्याख्याएं होती हैं, मैं उस पचड़े में बिल्कुल न पढ़ पाऊंगा, न मेरी समझ है। मैं ये कहना चाहता हूं कि संस्कृति के लिए जिस व्यापक आंदोलन की जरूरत है, फिलहाल वह अगर संभव नहीं हो पा रहा है तो एक चीज आज भी संभव है, और वो है घर को इकाई मानना। घर को इकाई मानकर ही हम बड़े बड़े आंदोलनों का सूत्रपात घर में कर सकते हैं। घर एक बड़े युद्ध का एक बहुत जरूरी और संभव मोर्चा होता है। युद्ध कैसे जीता जाएगा ये बड़ा सवाल है, लेकिन युद्ध लड़े जाते हैं मोर्चों पर, और छोटा छोटा मोर्चा भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। और घर एक ऐसा मोर्चा है जहां पर बड़े बड़े युद्धों की शुरुआत हो सकती है। और घर तो समाज का एक सेल है। ऐसे में जो सांस्कृतिक परिवर्तन है वह तो निश्चित ही घर के स्तर पर एक हद तक कार्यान्वित हो सकते हैं, तमाम बाधाओं के बावजूद। कई बार हम ये सोचते हैं कि अगर बड़ा सामाजिक परिवर्तन नहीं हुआ, राज्य सत्ता पर कब्जा नहीं हुआ, तो हम अकेले क्या कर पाएंगे। परिवर्तन तो तभी होंगे जब राज्य सत्ता पर कब्जा हो जाएगा। लेकिन मेरा आग्रह है, आप चाहें तो दुराग्रह कहें उसे, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं कि घर में वैयक्तिक स्तर पर अभी भी बहुत गुंजाइश है बहुत सारे सांस्कृतिक प्रयोग करने की। मैं एक छोटा सा उदाहरण अपने जीवन से दूं। हमने ये जानने की कोशिश की कि घर में हम जो जीवन जीते हैं उसमें कितना आर्थिक जीवन है, कितना राजनीतिक जीवन है और कितना सांस्कृतिक जीवन है। निश्चित है घर चल रहा है उसकी अर्थव्यवस्था के कारण ही। घर में राजनीति भी कार्यान्वित होती है, और अब तो आज का बड़ा स्लोगन है पर्सनल इज पॉलिटिकल। लेकिन मैं ये देखता हूं कि कुल मिलाकर घर का जीवन एक सांस्कृतिक जीवन होता है। घर में कुछ संबंध पलते हैं, घर में कुछ विचार पलते हैं, घर में कुछ मूल्य और मान्यताएं कार्यान्वित होती हैं। घर में कुछ सृजित होता है, कुछ नष्ट होता है। अगर उन सब का हम विश्लेषण करें तो हम देखते हैं कि घर का जो कार्य व्यापार है वो मुख्यतः सांस्कृतिक है, और उसमें निश्चित रूप से राजनीति का, अर्थव्यवस्था का भारी हस्तक्षेप। लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो स्वायत्त भी है। और ऐसी स्थिति में
निश्चित ही घर के स्तर पर अगर हम सांस्कृतिक परिवर्तन करना चाहें तो तमाम व्यवधानों के बावजूद हम शुरुआत कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। जैसे बड़ी छोटी छोटी बातें हैं, घर में हम किस भाषा का इस्तेमाल करते हैं और भाषा को व्यापक स्तर पर लें। जो हम बोलते हैं वही नहीं, हमारी जो शारीरिक भाषा है, हमारे जो इशारे हैं, यानी किस भाषा को हम घर में जीते हैं, हमारे कौन से आवेग उद्वेग हमारे घर में अभिव्यक्त होते हैं। तो आप देखेंगे कि तमाम सारी विकृतियां तो हमारी भाषा में आ चुकी हैं, जिन पर हम ध्यान भी नहीं देते। हम अपने बच्चों को कभी भी यह सिखा ही नहीं पाते कि उनकी भाषा नष्ट हो रही, उन्हें विशेषणों की तमीज नहीं रही। पहले हमारे बच्चे हर बात को गुड या कूल कहना शुरू करते हैं और बाद में हम भी उसी के आदी हो जाते हैं। हर चीज कूल है, दिन भी कूल है, भोजन भी कूल है, आदमी भी कूल है, विचार भी कूल है। तो बच्चे को तो तमीज ही नहीं हुई कि भोजन के खट रस को कैसे जाने, भावनाओं के नवरस को कैसे जाने। अलग अलग जो पर्यायवाची हैं वो सब एक ही हैं क्या? इसके अलावा जो हम भाषा बोलते हैं वह इतनी क्रिप्टिक होती जा रही है कि निश्चित रूप से आज तो बहुत सारी ऐसी भाषाएं जो कंप्यूटर से आ गई, उसमें अब जिसे नहीं पता वो तो उसका अर्थ भी नहीं निकाल सकता। और जो हमारी कुंठाएं हैं, जो हमारे संबंधों में अभिव्यक्त होती है, जो हमारे संबोधन है, वो जिस तरह से हर संबंध में, हर दुनिया के सारे संबंध अंकल और आंटी में बदल गए। हम अचानक, मैं लोअर मिडिल क्लास की मनोवृत्तियों की बात कर रहा हूं कि कैसे पिताजी पापा और फिर वो डैडी हो जाते हैं, और इसी से हम मानते हैं कि हमारा अपवर्ड मोबिलाइजेशन हो रहा है। जैसे ही हम डैडी कहे जाने को से आनंदित होने लगते हैं तो हम नहीं जानते, हम नहीं सचेत होते कि दरअसल हमारे मन में कौन सी विकृतियां पैदा हो रही हैं। तो घर की जो भाषा है, जो देह भाषा हो या बोलचाल वाली भाषा हो, वह कितनी तेजी से विकृत होती जा रही है। और वो विकृत हो जाएगी तो क्या हमारा मनोविज्ञान वही बना रहेगा? क्या हम वही मानव रह जाएंगे? जिस तरह हमारे, जैसे हम अब प्यार स्नेह श्रद्धा में अंतर नहीं कर पाते, सबसे प्यार ही करें, स्नेह और श्रद्धा ना भी करें, तो क्या ऐसा हो रहा है? न तो हम इनका अंतर जान रहे हैं और न प्यार समझ पा रहे हैं। प्यार के जो मीडिया वर्जन्स हैं वही घरों में जी, मीडिया में भाई बहन जैसे बर्ताव करते हैं, अगर हम वैसे ही घर में नहीं करते तो भाई बहन के संबंध भी कहीं नहीं माने जा रहे। रक्षाबंधन पर भाई बहन के बीच जो होता है सिनेमा में और टेलीविजन में, वही घर में ना हो तो वो सहज नहीं माना जाता और हम इससे चिंतित नहीं हैं। तो इस तरह मेरा कहने का मतलब ये है कि घर वह क्षेत्र है जहां हम निश्चित रूप से जो आक्रमण हो रहा है, जिसे हम अपसंस्कृति कहते हैं, जिस अपसंस्कृति के नाम पर हम बहुत चिंतित होते हैं, कभी साहित्य में बड़े बड़े लेख भी लिखते हैं, लेकिन उस अपसंस्कृति को अपने घर में चरितार्थ होते हुए
लगातार रोज देखते हुए भी हम चिंतित नहीं हो रहे हैं, और वही हमारा प्राथमिक जीवन है। वहीं से हमारा और सारा जीवन निर्धारित होता है। हम घर में जैसे होते हैं वैसे ही हमारी निर्मित होती है, और फिर वैसे ही हमारे विचार और विचारधाराएं बनती हैं। तो अगर अब संस्कृति का जो घर में आक्रमण हो रहा है उसके प्रति हम सचेत नहीं हैं, तो हम दे ले लंबे लंबे भाषण, करने बहुत बड़े बड़े प्रदर्शन, और आधुनिकता या उत्तर आधुनिकता के बड़े झंडा बरदार हो जाएं। लेकिन मेरी विनम्र आग्रह रहेगा कि हम संस्कृत जितना बड़ा उपकरण, जितना बड़ा माध्यम है, उसकी अर्थवत्ता को शायद समझने में हमसे कहीं चूक हो रही है। तो मित्रों, मैं महज ये कहना चाहता हूं कि संस्कृत की प्राथमिकता को विमर्श के स्तर पर कोई माने न माने। जो वैचारिक बहसें हैं वो अपनी जगह चलती रहे, लेकिन संस्कृति को घर के पैमाने पर अगर हम एक माइक्रोस्कोप लेकर ना भी बैठे तो थोड़ा ऑब्जर्व करें कि हमारा घर कितना अब संस्कृति का शिकार हो रहा है। हमारा घर गलत राजनीति का शिकार हो रहा है, गलत अर्थव्यवस्था का भी शिकार हो रहा है, और बहुत सारे जुल्म उसी के परिणाम हैं, और उनसे संघर्ष जारी रहना चाहिए। जो जैसे लड़े, मैं उस बहस में अभी नहीं पढ़ना चाहता, और उसमें सबकी भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं होती, सबके लिए कार्यभार भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं निकलता। लेकिन घर पर संस्कृति के पोषण का सवाल ऐसा है जिसमें घर का हर छोटा बड़ा आदमी बेहद महत्वपूर्ण सेनानायक है। अपने घर के तो हम सभी बराबर के सैनिक हैं। तो वहां पर अगर हम वहीं पर हम देख लें कि जितने भी मनुष्य के जीवन के आयाम हैं वह कैसे घर के स्तर पर चरितार्थ होते हैं, और उसमें किसकी प्राथमिकता है, किसकी निर्णायकता है, और वहां से कुछ कार्यभार निकालें। और उसके लिए आंदोलित होने की जरूरत है। आंदोलन भले ही उतना जरूरी ना हो। बहुत सारे आंदोलन होते हैं जिसमें लोग आंदोलित नहीं होते, दिखावा होता है, क्षणिक होता है उनका आंदोलित होना, वास्तव में आंदोलित नहीं होते। मैं तो यही समझता हूं कि अगर मनुष्य आंदोलित हो तो आंदोलन शुरू हो गया, भले ही लंबा प्रदर्शन ना हो रहा। हम तो आंदोलित होना ही खत्म करते जा रहे हैं। अब तो हम किसी चीज से विचलित नहीं हो पा रहे हैं, किसी चीज से अपमानित नहीं हो पा रहे हैं। अपमान बोध से हम इतिहास बोध तक बढ़ सकते हैं। मैं गांधी जी का गाड़ी से फेंक दिया जाना का वाला उदाहरण देता हूं कि अपमान बोध से उनका इतिहास बोध स्पष्ट हुआ था, और फिर दिशा बोध, फिर कर्तव्य बोध, ये सारे रास्ते खुलते चले जा सकते हैं। लेकिन हम तो घर में न तो हम क्षुब्ध हो रहे हैं, हम डिप्रेस हो रहे हैं, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, हम चिड़चिड़े हो रहे हैं, हम उदास हो जा रहे हैं, हम आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, घर टूट बिखर रहे हैं। लेकिन घर में हम
संबंधों को नहीं जी पा रहे हैं, संबंधों की अर्थवत्ता को नहीं समझ पा रहे हैं, अपनी भाषा, अपने आचरण व्यवहार को नहीं समझ पा रहे हैं। और जिस मीडिया की इतनी हम बुराई करते हैं, उस मीडिया को ही जी रहे हैं। जिस अपसंस्कृत के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, उसी अपसंस्कृत को रोज भोग भी रहे हैं और जी भी रहे हैं और आरोपित भी कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि वह आदमी किसी भी अपसंस्कृत के खिलाफ क्या लड़ेगा जो अपने घर में रोज अपने बच्चे को दिए गए होमवर्क से चिंतित नहीं हो रहा है, जो उधार लेकर अपने बच्चे को तथाकथित अंग्रेजी मीडियम के स्कूल में पढ़ाने के लिए जान लड़ा दे रहा है, जो अपने घर के अपने बच्चे को दिए गए प्रोजेक्ट को, जो बिल्कुल निरर्थक जैसे कभी कभी प्रोजेक्ट होते हैं, उनको पूरा करने में, बच्चे की मदद करने में खुद ही उनका प्रोजेक्ट तैयार कर दे रहा है, जो अपने बच्चे के नंबर बढ़ाने के लिए शिक्षकों के पास शिकायतें कर रहा है, जो जो तरह तरह की सिफारिशें करके अपने बच्चे का करियर बनाना चाहता है, जो इतना भी सचेत नहीं है कि घर में कोई अवांछित व्यक्ति आ गया है तो अपने बेटे से कह देता है कि जाके कह दो पापा घर में नहीं है। यानी जो हम अपने घर में ही झूठ को, फरेब को, तमाम तरह की बुराइयों को, हिंसा को पोस रहे हैं और अपने बच्चों को उसी लायक बना रहे हैं और उन बातों से पूरे घर को ग्रस्त होते जा रहे हैं, दे रहे हैं, फिर भी सचेत नहीं है, तो मैं तो संस्कृति को केवल उसी स्तर पर कुछ कर पाने के लिए आग्रह कर रहा हूं और अब खुद भी वही करने की कोशिश करता हूं, और तो कुछ अब संभव नहीं हो पा रहा है। तो दुनिया में संस्कृत की प्राथमिकता को न माने, मैं तो मानता हूं। मनुष्य जीवन की सारभूत उपलब्धि को आप संस्कृति न माने, मैं तो मानता हूं। मनुष्य के इतिहास को मुख्यतः सांस्कृतिक इतिहास होना चाहिए, इसे आप न माने, मैं तो मानता हूं। मार्क्स को सारतः एक सांस्कृतिक विचारक आप न माने, मैं तो मानता हूं। गांधी को मुख्यतः एक सांस्कृतिक नेता आप न माने, मैं तो मानता हूं। और आप मेरे विचारों को बचकाना समझें, निरर्थक समझें, अप्रासंगिक समझें, अनपढ़ समझें, जो चाहे समझें। मेरी समझ बंधुओं यहीं तक पहुंची है और मैं ये महसूस कर रहा हूं कि यह मानते ही मुझे ऐसा लगता है कि शरीर से असमर्थ होते हुए भी मेरे लिए करने को बहुत है और जब तक जीऊंगा करता रहूंगा। वरना तो अब तो सड़क पर उतर नहीं सकता, बड़े प्रदर्शनों में हिस्सा नहीं ले सकता, बड़ी बहसों में हिस्सा नहीं ले सकता, लेकिन संस्कृत मुझे समर्थ बना रही है। संस्कृत की समझ मुझे आशावादी बना रही है। संस्कृत की प्राथमिकता पर जोर देने से मेरे अंदर ऊर्जा पैदा हो रही है और न मैं राजनीति को नकार रहा हूं, न अर्थव्यवस्था को नकार रहा हूं, और मैं तो अब एक ऐसी जगह पहुंचा हूं जिसमें जो भी जो कर रहा हो
सही या गलत ये वो जाने। मैं अपनी समझ से ना काफी कहने को तत्पर रहता हूं। मुझे लगता है कि ये ना काफी हो सकता है। तो मित्रों, वो यही था कि इतने बड़े बड़े विचारों में हम लगातार संलग्न हैं। लगातार दुनिया बहुत समर्थ होती जा रही है। विचारों की ऐसी सूक्ष्म विश्लेषण हो रहे हैं। ज्ञान विज्ञान में आवाजाही समाज विज्ञान तक भी पहुंच रही है। ये सब हो रहा है और सब सार्थक सृजनात्मक कैसे हो सकता है? मेरे ख्याल से अगर उन बातों को, जो भी सब मनुष्य की उपलब्धियां हैं, उन्हें लाभ हानि के टर्म्स में न सोचा जाए, उनसे तात्कालिक लाभ होने वाली बात पर जोर न दिया जाए, तो निश्चित रूप से जो भी परिवर्तन होता है उसका सार तो मनुष्य जीवन के मूल्य मान्यताओं, उसके संघर्षों, उसकी महत्वाकांक्षाओं, उसके सपनों में परिलक्षित होता है। और मनुष्य का सौंदर्य बोध, मनुष्य का न्याय बोध, वही तो निर्णायक है। वरना क्षण भंगुर जीवन में बाकी की जो सारी चीजें हैं वो तो हमें उत्प्रेरित भी कैसे करेंगी? जब हमारे अंदर कोई प्रेरणा पैदा होती है, जब हमारे मन में एक बलिदान का भाव पैदा होता है, किसी महत्तम काम के लिए हम संकल्प लेते हैं, तो यह जो घटता है हमारे मन में, क्या वह सांस्कृतिक नहीं है? ऐसे में मैं यही सोच पा रहा हूं कि मनुष्य जीवन के इतिहास के सार संकलन से अगर हम यह सोच पा रहे हैं कि मनुष्य ने जितनी सारी उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों में सार हैं वे ही उपलब्धियां जिन्हें हम सांस्कृतिक कहते हैं, जिनसे आदमी इंसान बना है और जिनसे मनुष्य किसी यूटोपिया के बारे में सोच पाता है। मनुष्य सोच पाता है, यह भी तो एक सांस्कृतिक ही गतिविधि है। मनुष्य अच्छे बुरे में, सही गलत में, वैज्ञानिक अवैज्ञानिक में तमीज कर पाता है, ये भी तो सांस्कृतिक ही है। यही मेरा अनुग्रह रहा है, यही मैंने अनुभव से सीखा है। यह प्रबोधन को मैं इतना ही समझता हूं कि जो भी प्रबोधन हो वो मनुष्य को निर्णय लेने पर आमादा करे, सोचने पर आमादा करे। और इसीलिए प्रबोधन का मतलब ही होता है, मैं ये समझता हूं कि लोग आत्मनिर्भर बने। आप जैसा सोचना चाहते हो सोचें, आप जो निर्णय लेना चाहते हो आप निर्णय लें। मैंने जो सोचा है, मैंने जो निर्णय लिया है, आपके सामने रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। एक जैविक प्राणी के सांस्कृतिक बनने की जो यात्रा यहाँ पे आपकी बात के खत्म हो, मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे साथ जो साथी जुड़े हैं, अगर उनका कोई सवाल वर्मा सर से इस वक्तव्य पर या पिछली बार के सुनाई नहीं दे रहा है। जी, मुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। सर अभी आ रही है? हेलो,
हाँ। मेरी आवाज जा रही है? हेलो, यदि किसी साथी का कोई सवाल हो वर्मा सर के इस वक्तव्य पे, तो अपना सवाल रख सकते हैं। राकेश जी दिल्ली विश्वविद्यालय जी। के राकेश जी दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आनंद प्रकाश को मैं देख रहा हूँ, उनसे पूछिए, वो कुछ कहना चाहेंगे। जी प्रोफेसर आनंद प्रकाश जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आनंद प्रकाश जी हम लोगों के बीच में हैं, क्या आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? मैं डॉक्टर विनोद शाही से निवेदन करूंगा कि वो इस पे अपनी कुछ बात रखें। डॉक्टर विनोद शाही सर। धन्यवाद राकेश जी। वर्मा जी के आज के भाषण से तो एक तरह की एकाग्रता का अनुभव हो रहा है, क्योंकि वे ऐसे बुनियादी सवालों के अंदर चले गए अपने आज के अभिभाषण में, जिनकी ओर जाने की बाबत मैं कभी सोचा करता था, परंतु उन्होंने इतनी सरलता से और सुगमता से इतनी जटिल बात को हमारे सामने जिस रूप में प्रस्तुत किया है, वह तो एक अद्भुत उदाहरण है इस बात का कि जिस बात को हम अनुभव करते हैं वास्तव में, और जो बात दिल की गहराइयों से निकलती है, वो बात कितनी गहरी हो सकती है और कितनी दूरगामी हो सकती है। उन्होंने जो आज महत्वपूर्ण बात हमारे सामने रखी है, वो ये है कि राज सत्ता और उससे जुड़ी हुई विचारधाराएं, उनकी दखल पर्सनल में कितनी भी क्यों न होती हो, परंतु जिसे हम विचार करने की प्रक्रिया कहते हैं, वह सांस्कृतिक प्रक्रिया है मूलतः। तभी हम जो सोचना है वह सांस्कृतिक है, और सोच के आधार पर निर्मित होने वाली विचारधाराएं वो कुछ भी हो सकती हैं, वो राजनीतिक भी हो सकती हैं और अनेक अन्य प्रकार की भी, आर्थिक, सामाजिक, मानव वैज्ञानिक और तमाम तरह के ज्ञान अनुशासनों से जुड़ी हुई। तो वे बुनियादी बात की ओर चले गए, मनुष्य सोचेगा कैसे। अगर मनुष्य की संस्कृति को, मनुष्य मूलतः एक सांस्कृतिक प्राणी है और हमें सांस्कृतिक रूपांतर की जरूरत है, तो हमें उसकी भाषा पर ध्यान देना होगा। और वो बहुत सही नतीजे पर पहुंचे हैं कि हम सुबह से शाम तक
आजकल जिस तरह की भाषा के संसार में जी रहे हैं, वहां पे भाषा उत्पाद हो गई है और हर मनुष्य को मीडिया के माध्यम से जो भाषा एक उत्पाद के रूप में मिल रही है, उसने हमारी अपनी भाषा को प्रकट होने के लिए एक मुसीबत खड़ी कर दी है। हमारी अपनी भाषा संकट में पड़ गई। मनुष्य स्वयं क्या है, कैसे सोचता है, एक सांस्कृतिक प्राणी के रूप में क्या अनुभव करता है और उसके लिए उसकी भाषा की सही अभिव्यक्ति क्या हो सकती है, वह सारी बात जो एक मौलिक तरीके से विकसित होनी चाहिए थी, वह मौलिकता रुक गई है और उसके ऊपर आरोप हो गया है, जिसे वो अपसंस्कृति कह रहे थे, भाषा के ऐसे रूपों का जो उत्पादित रूप है और वो हमें संचालित करने लगे हैं। तो बात मनुष्य की भाषा को बचाने तक चली गई, जो बहुत गहरी बात है। मैं याद करता हूँ और संक्षेप में केवल एक इशारतन बात करूंगा कि इससे पहले बौद्ध काल में जब बहुत बड़े-बड़े यहाँ पर विचारक पैदा हुए थे, बड़े दार्शनिक पैदा हुए थे, वो अ, उनके विचारधारा के केंद्र में भी भाषा अचानक चली आई थी। और वो ये कह रहे थे कि बहुत सारे जो भाषा का वितंडावाद कहते थे कि भाषा का वितंडावाद जब आदमी को घेर लेता है तो आदमी को कहीं पहुंचता नहीं है। तो उससे कैसे मुक्त किया जाए? तो मनुष्य को भाषा के तल पर अलहदा करते हुए मौन के माध्यम से अपनी भाषा में ले जाने के लिए उन्होंने रास्ते खोजे थे। भारत ने इस दिशा में बहुत काम किया है कि मनुष्य को उसकी अपनी भाषा, जैसे वो प्राकृतिक भाषा कह सकते हैं, वो भाषा मनुष्य को कैसे लौटाई जाए। अब ये जो मामला है, इसी के भीतर से बहुत कुछ निकला फिर बाद में। जैसे हमने देखा है कि जो धर्म संस्थान है और कई तरह के धर्म गुरु थे, वो एक शब्द देते थे या एक वाक्य दे देते थे। वो कह देते सो अहम, तुम ही सत्य हो, तुम ही वह हो। ऐसी एक पंक्ति दे देते थे और कहते थे कि इसको गांठ बांध लो। तो वो कोई केंद्रीय बात रख देते थे हमारे सामने, यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, कोई एक बात कह देते थे, छोटी सी बात, और वो बात इतनी गहरी होती थी और कहते थे कि इसके माध्यम से बाकी सारी जो भाषा के छिलके हैं उनको उतारते जाओ और इसका अनुभव करो। तो अपनी भाषा तक पहुंचने की प्रक्रिया भी बहुत जटिल होती है, लेकिन स्वयं जब हम एक सहज जीवन जीते हैं, प्राकृतिक तरीके से जी रहे होते हैं, तो हम अपनी भाषा के बहुत करीब होते हैं। तो ये एक मामला अब पूरी दुनिया के अंदर है और मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक चुनौती की तरह हमारे सामने आया है कि कैसे हम मनुष्य की भाषा को बचाएंगे। इसके ऊपर विचार किए बिना अब कोई सांस्कृतिक आंदोलन संभव नहीं रह गया है। और एक बात और आखिरी जो मुझे अचानक लगी, जो मैं आपसे साझा कर लेता हूँ, वो ये है कि मीडिया के माध्यम से जो भाषा आ रही है, उसके तल पर हर व्यक्ति पर्सनल भी है और पब्लिक भी है, सार्वजनिक भी। हर व्यक्ति को अपना एक एक्सेस है खास तरह के भाषा के रिपोर्टायर से, और वो भाषा सार्वजनिक भी है और उसको लगता है कि मैं सार्वजनिक क्षेत्र में भी विचरण कर रहा हूँ। तो भाषा की सामाजिकता और वैयक्तिकता, इनके जो फासले थे, उसको मिटा दिया है मीडिया ने, फेसबुक ने, ट्विटर ने और दूसरी तमाम चीजों ने। तो उससे भाषा की सामाजिकता का रूप बदल गया। तो भाषा का जो पर्सनल होना है, वो भी एक तरह से सार्वजनिकता के घेरे के अंदर चला गया। अब वो पर्सनल भाषा के भीतर से हम अपनी भाषा तक, अब निजी भाषा या प्राकृतिक भाषा या उसे क्या कहेंगे, मैं शब्द नहीं खोज पा रहा हूँ, उस भाषा तक कहाँ पहुंचेंगे जिस भाषा में हम वाकई सोचते हैं, जिस भाषा के माध्यम से हम वाकई हो सकते हैं, उस भाषा में लौटने से सांस्कृतिक क्रांति मुमकिन होगी। वर्मा जी ने बहुत बड़ी बात कही है और हम सबको चिंतन के लिए, विचार करने के लिए बाध्य किया है। इस दिशा में हम सबको यदि परिवार में एक घर को केंद्र बनाकर, इकाई मानकर ही ये काम आरंभ करना पड़े, तो हम कैसे करेंगे? ये चुनौती अब हम सबके सामने है और इस पर गंभीरता से सोचना पड़ेगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। क्या कोई और सवाल है किसी का, या किसी को पॉजिटिवली अपनी बात रखनी है, कोई टिप्पणी रखनी है? डॉक्टर संजय कुमार जी। मैं कुछ कहूँ क्या? जी बिल्कुल, बोलिए डॉक्टर साहब। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज जैसा आदरणीय सर विनोद शाही जी ने कहा
और वाकई वर्मा सर ने जो आज बातें कही हैं वो अद्भुत है। संस्कृति और भाषा और आंदोलन, इसका जिस प्रकार से इन्होंने निरूपण किया है और एक प्रस्थापना तो इन्होंने बना ही दी है हम सभी को विचार करने के लिए कि आगे आंदोलन का स्वरूप कैसा हो सकता है या कैसा होना चाहिए। और उसकी शुरुआत, उसका बुनियादी जो तत्व है परिवार से ही जुड़ा है और परिवार के स्तर से भी हम लोग आंदोलित हो सकते हैं। और लास्ट में जिस प्रकार से वर्मा सर ने अपनी बात को रखी है कि भले उम्र से मैं बूढ़ा हो गया हूं लेकिन अभी भी मेरे पास बहुत कुछ करने के लिए है, ये अपने आप में सारी बात का एक सार भी है। और निश्चित तौर पर मैं तो सोच रहा हूँ बहुत वर्षों के बाद इस प्रकार की एक मौलिक चिंतन वाली बात आपने रखी है। और मैं यह सोच रहा था लगातार आप जो भी वक्तव्य और कथन अभी भाषण जो दे रहे थे, मैं लगातार इस बात को सोच रहा था कि इस डिजिटल युग में किस प्रकार से आंदोलन का स्वरूप आगे बढ़ेगा, खास तौर से राजनीतिक क्षेत्र में या आर्थिक क्षेत्र में जिस प्रकार की परिस्थितियां भारत में निर्मित हुई हैं, तो ये किस प्रकार से आगे बढ़ेगा, इसका स्वरूप कैसा होगा। और यह इस प्रकार का एक भ्रम की स्थिति हम सभी के सामने रही है। वर्मा सर ने लगभग उसको पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है कि नहीं, अगर इसको शुरुआत होना है तो परिवार के स्तर से ही, हमारे अपने संस्कृति के जो लक्षण है, जो हमारे तत्व हैं, वहीं से हमें इसकी शुरुआत करनी होगी। हम बड़ी बातें कहते हैं लेकिन अगर अपने घर में उस चीज को हम उसका पालन नहीं करते हैं तो आंदोलन के बारे में सोचना भी मूर्खता होगी। कहीं ना कहीं वो इस बात को कह रहे हैं। तो आज वाकई मुझे अद्भुत इनका अभिभाषण था और मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। निश्चित तौर पर एक दिशा उन्होंने दी है आगे हमारे चिंतन के लिए, हमारे सामाजिक चिंतन हेतु और हमारे देश के चिंतन हेतु। मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत सर का बहुत धन्यवाद भी करता हूँ कि एक उन्होंने नई लकीर खींचने का प्रयास किया है। बस यही बात मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद राकेश जी। धन्यवाद डॉक्टर संजय कुमार जी। अगर कोई और कोई टिप्पणी करना चाहे, प्रोफेसर आनंद प्रकाश जी अगर सुन रहे हो, प्रोफेसर आनंद प्रकाश जी, सर आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरे पास सुना मैंने सुनने के दो मूल कारण थे। एक तो विद्यार्थी जीवन में वर्मा जी का कुछ लेक्चर अटेंड करने का मौका था, तो उस अनुभवों को दोबारा जीने का एक अवसर था ये, और इस अवसर को मैं गंवाना नहीं चाहता था। इसलिए मुझे सर ने ये लिंक भेजा था तो मैंने कहा कि मैं ज़रूर देखना चाहूँगा कि मेरे मन में जो छवि उस समय की बनी हुई थी विद्यार्थी जीवन में, और अभी कैसे जो है वक्त के हिसाब से विचार और सोच बदलती है। पर बड़ा सुंदर अनुभव था। और एक मनोविज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते ये मानते हैं कि जो इकाई सबसे ज़्यादा हमारे अपने पास है, सबसे निकट है और सबसे नियंत्रण में है, वो है हमारा परिवार। और उस परिवार को अगर आधार भूमि बना करके और भाषा को ध्यान में रख करके, कि क्योंकि भाषा, जैसा कि तमाम विचारकों ने कहा है कि भाषा मन का दर्पण भी है, भाषा मन को बनाती भी है और मन को अभिव्यक्त भी करती है। और यही बात संस्कृति के साथ भी लागू है कि संस्कृति तो मन में निवास करती है, और अगर मन हमारा बदल रहा है क्योंकि भाषा बदल रही है, तो मन का सुदृढ़ निर्माण करने के लिए भाषा को कैसे जो है वो हम संतुलित करें या भाषा को कैसे उस मन की तरफ ले जाएं
जो मन विराटता की तरफ देखता है, बड़ी दृष्टि रखता है, दृष्टि को संकुचित नहीं करता है। और भाषा से अगर दृष्टि को विस्तार देता है हमारा मन, तो उसमें भाषा एक महत्वपूर्ण योगदान पैदा करती है। ये जो डिजिटल पूरा समाज है, जहाँ के व्यक्तिगत और सार्वजनिक दोनों के बीच में, चूंकि ये सीमित अभिव्यक्ति का माध्यम है, जिसको हमने असीमित ढंग से प्रयोग करना शुरू कर दिया है। ये इसकी शुरुआत कुछ तरह की सीमाओं को ध्यान में रखी, पर एकाएक सबको लगने लगा कि यह हमें असीमित विस्तार इसने दिया है। तो सीमित को जब असीमित विस्तार में हम लेके जाएंगे, तो ये सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और इसका एक अच्छा विवेचन और अच्छा निरूपण, और ये भी सुंदर लगा कि अपने अनुभव के झरोखे से, अपने अनुभव के आईने से जो देखा हुआ दृश्य था, उसके बारे में प्रोफेसर वर्मा ने बात की। मेरे लिए बहुत ही अच्छा अनुभव था। और इसको देखना कि परिवार को कैसे एक आधार भूमि की तरह से, भाषा को कैसे एक आधार भूमि की तरह से देखा जा सकता है, जो मन का भी निर्माण करे और संस्कृति का भी निर्माण करे, और फिर यही संस्कृति के जो तत्व हैं वो मन का भी निर्माण करेंगे और भाषा का निर्माण करेंगे, क्योंकि दोनों के बीच में एक तरह का सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है, एक तरह का चक्रीय संबंध है। दोनों एक दूसरे को बनाते और बिगाड़ते हैं। तो अगर ये बिगाड़ रहा है, तो क्या ये बनाया भी जा सकता है कि नहीं? वहाँ शायद मनुष्य की चेतना अगर इस दिशा में जाती है, तो विराट की तरफ देखने की कोशिश करती है, तो शायद ये कर पाना संभव होगा। अच्छा अनुभव था सुनना, और मुझे लगा कि ये विचार के लिए एक नई धरा भूमि है, जिस पर कि फिर से एक बार और सोचने की और कार्यान्वित करने की कोशिश करना जो है एक सफल प्रयास होगा। धन्यवाद राकेश जी। धन्यवाद प्रोफेसर आनंद प्रकाश जी। अगर और कोई, योगेश जी आप कुछ कहना चाहेंगे? योगेश शर्मा जी। मैं इतिहास का विद्यार्थी तो नहीं हूँ राकेश जी, लेकिन एक बात अवश्य है कि आज के समय में कुछ राजनीतिक क्षेत्र में भाषा को तो संस्कृति से न तो रिलेट किया जा रहा है, उससे मिक्स किया जा रहा है। दोनों को अलग अलग करके भाषा संस्कृति को मिलाने की कोशिश करते हैं। और आज इंसान तो आज के समय में, वर्तमान समय में, मैं समझता हूँ शायद संस्कृति को भूल रहा है, जो भूल ही चुका है। उसने सभी कुछ को भूल कर उससे अर्थ से मिला दिया। इसमें थोड़ा सा जो भी कुछ है, मेरे विचार से कहाँ पे इसमें भूल है, कहाँ पे सत्य है, ये तो नहीं कह सकता। इसके लिए मैं कुछ विचार सुनना चाहता हूँ। जी धन्यवाद। अगर और किसी को अपनी बात रखनी हो या कोई सवाल बनता हो तो जरूर रखें। वर्मा सर, आप हमको सुन पा रहे हैं? प्रोफेसर लाल बहादुर वर्मा सर, आप हमको सुन पा रहे हैं? वर्मा सर, वर्मा सर क्या आप सुन पा रहे हैं? मैं अब निवेदन करूंगा, हमारे बीच प्रोफेसर रमाचरण त्रिपाठी जी हैं, जो स्वराज विद्यापीठ के कुलगुरु हैं। अपनी बात रखें सर, और कार्यक्रम को समाप्त भी करें। प्रोफेसर रमाचरण त्रिपाठी सर। राकेश जी धन्यवाद। सदा की भांति जैसे हम लोग प्रोफेसर वर्मा को सुनते आए हैं, आज भी उन्हें सुनना एक अद्भुत अनुभव रहा। और
जैसा डॉक्टर विनोद शाही कह रहे थे, उन्होंने हमें सोचने के लिए काफी किया आज भी। जैसा वो कह रहे थे, एक लंबी यात्रा के आधार पर उनकी एक सोच बनी है। कभी ऐसा व्यक्ति जो किताब को हाथ में रखकर आंदोलनों के बारे में सोचता था और उसे आधार मानता था, आज उसकी सोच बदल गई है और वो ये मानता है कि जब तक पलटकर हम अपने को नहीं देखेंगे और अपनी संस्कृति को नहीं देखेंगे और उसे आधार नहीं बनाएंगे, तो आंदोलन का कोई मतलब नहीं रहता है। मुझे लगता है ये विचार बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने जिस इकाई की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया, परिवार, वो महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं उसके आगे जाना चाहूँगा और यह सोचना चाहूँगा कि परिवार है क्या। परिवार बनता ही तभी है जब संबंध हो, व्यक्तियों के मध्य संबंध हो। यदि वो संबंध ही नहीं है तो परिवार नहीं होगा। संस्कृति की जो प्राथमिकता है उसका आधार संबंध है। यह शायद हमें सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि संबंध नहीं है तो संस्कृति नहीं है, उसका निर्माण ही संभव नहीं है। क्योंकि जब हम साथ ही नहीं होंगे तो कुछ भी निर्माण नहीं हो सकता है। जो हम सोचते हैं उसका निर्माण भी नहीं हो सकता है। इस बात को भी शायद समझने की आवश्यकता है। जिसे हम ज्ञान कहते हैं, वह ज्ञान बहुत मानों में परावलंबी है। यदि दूसरा न सोचे और अकेले आप ही सोचें, तो क्या आप सोच पाएंगे? इसको थोड़ा सोच कर देखें। और अगर हम संबंधों की बात करते हैं तो ये शायद समझना आवश्यक हो जाएगा, मुझे लगता है, कि जितने तरह के बोध की तरफ प्रोफेसर लाल बहादुर वर्मा हमारा इशारा कर रहे थे, उसमें आत्मबोध का क्या महत्व है। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं पर जब हम अनुभव के आधार पर बात करते हैं, जैसा कि प्रोफेसर वर्मा कर रहे थे, आज जहां पर वो खड़े हैं उसका आधार, उसके केंद्र में जो अपने अनुभव हैं, जो उन्होंने जिया है, जब पलटकर उन्होंने अपने को देखा है, उससे जो समझ उनकी बनी है वह महत्वपूर्ण है। इस बात को भी समझ लेना आवश्यक है कि चाहे आप लाख कोशिश कर लें, प्रयत्न कर लें, कोई तरीका नहीं है कि आप अपने को, जो आपके आसपास है, जो आपके परिवेश में है, उससे अपने को दूर रख पाएंगे। क्या ये संभव है कि वो राजनीति जो आपके परिवेश में है उससे आप अपने को दूर रख पाएंगे? क्या आप जो निर्णय राजनीति की सत्ता में बैठे हुए या राजनीति कर रहे लोग या सत्ता जिनके पास है वो लोग,
या जिनके पास अर्थ की सत्ता है वे, जिनके पास बुद्धि की सत्ता है वे, वो जो कुछ कर रहे हैं उनसे अपने को अछूता रख पाएंगे? ये संभवतः मुमकिन नहीं है। लेकिन फिर भी जो ज्यादा मुमकिन है वो ये है कि इसके घटते हुए आप ये देखें कि परिवेश आप में क्या परिवर्तन ला रहा है, आपकी सोच को क्या बदल रहा है, कैसे बदल रहा है। इसीलिए केंद्र में यदि आप अपने को रखकर चलेंगे, और संस्कृति के केंद्र में जो है आपको अपने को रखना ही पड़ेगा, और उसी के आधार पर आप सोचेंगे संबंधों के बारे में, तब ये संभव बनता है कि जैसे आप बदलेंगे उसी तरह के आपके संबंध बनेंगे और आप संबंधों में परिवर्तन लाएंगे, और उसी के आधार पर संस्कृति का निर्माण होगा। इस बात को शायद सोचने की थोड़ी सी मुझे लगता है कि हम लोगों को आवश्यकता है। अनेक प्रश्न हैं जिनके बारे में यहाँ पर बात की जा सकती है, लेकिन आज मैंने जो समझा है अपने लिए वो यही है कि शुरुआत हम अपने से करें, और उस किताब जिसकी तरफ प्रोफेसर वर्मा बहुत बार इशारा कर चुके हैं, अपने को गंभीरता से लें, और जैसे ही हम लोग अपने को गंभीरता से लेंगे, शायद जिस सांस्कृतिक आंदोलन की बात वो कर रहे हैं वो उसी दिन आरंभ हो पाएगा। आप सबका एक बार स्वराज विद्यापीठ की ओर से जुड़ने के लिए धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ, और आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। विशेष रूप से आज के इस विशेष दिन आप हमसे जुड़े, ईश्वर आपको हर तरह की शक्ति प्रदान करे, आप स्वस्थ रहें, और मैं आशा करूंगा कि अगले बृहस्पतिवार को आप हम लोगों के साथ पुनः होंगे। नमस्कार।